चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के 4 साल पूरे होने के मौके पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सड़कों पर हिंसा कम हो गई है। आतंकी संगठनों के बंद के फरमान का अब असर नहीं है। स्कूल और कॉलेज साल भर चलते हैं और परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं। एलजी सिन्हा ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम कश्मीरी किसी के हुक्म से बंधा नहीं है। एक समय था जब लोग सूरज ढलने से पहले घर पहुंचने का टारगेट रखते थे। अब लोग श्रीनगर शहर में देर रात तक बाहर घूमते रहते हैं। लगभग 3 साल पहले जम्मू कश्मीर के एलजी पद की शपथ लेने वाले सिन्हा के मुताबिक घाटी की अशांति का आम लोगों और गरीबों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। उन्होंने 2019 और अब के बीच सुरक्षा हालात पर एक नजर डालते हुए कहा कि आम आदमी सबसे ज्यादा मुश्किल स्थिति में था और अब उसे इससे छुटकारा मिल गया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती को आज पुलिस ने नजरबंद कर लिया। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। आज के दिन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाते हुए जम्मू को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक यह कदम उस इनपुट के बाद उठाया गया है जिसमें पीडीपी नेता धारा 370 की बरसी पर पूरे जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे थे। वहीं मुफ्ती को नजरबंद किए जाने की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि उन्हें और अन्य वरिष्ठ नेताओं को अपने घर में ही नजरबंद किया गया है। उन्होंने कहा कि अचानक पुलिस ने पीडीपी पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने में बिठा रखा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकी संगठन पीएएफएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और इसे अनुच्छेद 370 खत्म करने का बदला बताया है। पीएएफएफ ने एक बयान जारी कर कहा कि संघीय सरकार के अवैध तरीके से अनुच्छेद 370 खत्म करने की पूर्व संध्या पर हमारे लड़ाकों ने हमला किया है। बता दें कि कुलगाम जिले के हलान वन क्षेत्र के ऊंचे इलाकों में आतंकियों के होने की सूचना पर सेना ने सर्च अभियान चलाया था। इसमें कुलगाम पुलिस भी शामिल थी। अभियान के दौरान आतंकवादियों से जवानों की मुठभेड़ भी हुई थी। इसमें 3 जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया है कि नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा की उन्हें पहले से कोई खुफिया जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नूंह में भड़की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। बहरहाल विज ने कहा कि हरियाणा सरकार सोमवार को एक धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच हुई हिंसा की गहन जांच के बिना जल्द किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगी। विज ने यह भी कहा कि हालात में सुधार होने पर इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। गृह मंत्री ने कहा कि हिंसा करने वाले लोग मंदिरों के बगल की पहाड़ियों पर चढ़ गए। उनके हाथों में लाठियां थी और वे अंदर जाने के रास्तों पर इकट्ठे हो गए। यह सब एक साजिश के तहत बनी योजना के बिना संभव नहीं है। हरियाणा के गृह मंत्री ने दावा किया कि मौके पर गोलियां चलाई गई थी। किसी ने तो उनका इंतजाम किया होगा। आखिर कहां से आए ये हथियार? हरियाणा के नूंह में भड़की हिंसा के बाद हरियाणा के नूंह, पलवल, फरीदाबाद, पटौदी, मानेसर, सोना इलाके में आज भी इंटरनेट सेवा बंद रखी गई। हालांकि कर्फ्यू वाले इलाकों में 3 घंटे की ढील दी जा रही है, लेकिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की सीईटी के मेंस एग्जाम की आज सुबह के सत्र की होने वाली परीक्षा स्थगित हो गई। कर्मचारी चयन आयोग ने नोटिस जारी करके इसकी सूचना दी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीईटी के मेंस एग्जाम पर स्टे लगाया था और नूंह हिंसा की जांच के लिए एसटीएफ की 8 और 3 स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमें बनाई गई हैं। गौरतलब है कि विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद मुस्लिम बहुल नूंह में हुई झड़पों में अब तक इस मामले में 102 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 200 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसक घटना को अंजाम दिया गया। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में उग्रवादियों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि जिले के क्वाक्टा इलाके में 3 लोगों को गोलियां मारी गई और फिर उन पर तलवार से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक हमलावर चुरा चांदपुर से आए थे। तीनों मृतक एक राहत शिविर में रह रहे थे, लेकिन स्थिति में सुधार होने के बाद वे क्वाक्टा में अपने घर लौट आए थे। पुलिस के अनुसार घटना के तुरंत बाद गुस्साई भीड़ क्वाक्टा में जमा हो गई और चुरा चांदपुर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। पुलिस ने कहा कि फोगाट चाओ और क्वाक्टा के आसपास राज्य के सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच गोलीबारी होने की भी खबरें हैं। सभी इलाकों में बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद पड़े हैं। वहां हालात तनावपूर्ण हैं।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में एएसआई ने आज ज्ञानवापी परिसर में एक बार फिर वैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्य किया। टीम सुबह करीब 8 बजे ज्ञानवापी पहुंची। सर्वे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। वहीं कल यानी पहले दिन के सर्वे में 7 घंटे से ज्यादा समय तक परिसर की आकृति तैयार की गई, मापजोख भी की गई। खास बात यह है कि ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान मुस्लिम पक्ष से वकील भी वहां पर पहुंच गए और बोले कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और हम पूरा सहयोग करेंगे। सर्वे के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए हैं। पूरा परिसर छावनी में तब्दील है। ज्ञानवापी के गेट नंबर 4 पर RAF की टुकड़ी तैनात की गई है। लोकसभा में एक नया विधेयक पेश हुआ है जो शादियों में बुलाए गए मेहमानों की संख्या और परोसे जाने वाले पकवानों की सीमा तय करने के अलावा नवविवाहितों को उपहारों पर खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय करने का प्रावधान करता है ताकि फिजूल खर्ची को रोका जा सके। बिल का नाम है विशेष अवसरों पर फिजूल खर्ची रोकथाम विधेयक 2020। इसमें यह भी प्रावधान है कि फालतू उपहारों पर खर्च करने की जगह गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथों और समाज के कमजोर वर्गों या समाज सेवा का कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों को दान दिया जाना चाहिए। जनवरी 2020 में कांग्रेस सांसद जसबीर सिंह गिल द्वारा पेश किया गया प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा गया। पंजाब के खडूर साहिब से सांसद ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य फिजूल खर्ची वाली शादियों को संस्कृति को खत्म करना है जो विशेष रूप से दुल्हन के परिवार पर बहुत अधिक वित्तीय बोझ डालती हैं। खैर अब देखना यह है कि शादियों में होते फिजूल खर्चे पर शिकंजा कसेगा या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में संचालित ग्राम सचिवालयों को हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से लैस करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय परिसर के 50 मीटर परिधि में आम जन के उपयोग के लिए वाईफाई की सुविधा भी मुहैया कराई जाए। हर गांव डिजिटल सुविधा युक्त हो, इस संबंध में आवश्यक कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि राज्य की समृद्धि के लिए गाँवों का सशक्तिकरण करना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में पिछले 6 साल में उत्तर प्रदेश में हुए नियोजित प्रयासों के अच्छे परिणाम मिले हैं। सीएम ने कहा कि हमें अपने गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। गांवों में प्रतिभा है, संभावनाएं हैं, उन्हें थोड़ा सही राह दिखाने की आवश्यकता है। इस संबंध में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने गांवों में सभी ग्राम पंचायतों में बारात घर का निर्माण करने की भी बात कही। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर की 110 एकड़ स्कीम गुरु तेग बहादुर नगर के साथ लगते क्षेत्र में पिछले कई सालों से बने लतीफपुरा मोहल्ला संबंधी मामला एक बार फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां इस मामले में याचिका दायर कर दी गई है। सोहन सिंह तथा अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट RS बजाज और एडवोकेट सिदकजीत सिंह बजाज के माध्यम से दायर की गई याचिका में तर्क दिया है। उन्होंने कहा कि अदालती आदेशों के बाद 9 दिसंबर 2022 को लतीफपुरा के कब्जों पर जो एक्शन हुआ उसका कोई लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं हुआ, क्योंकि गिराए गए कब्जों का सारा मलबा भी वहीं पड़ा है और जो सड़क पहले 50% चल रही थी वह अब 100% बंद हो चुकी है। अब पूरी सड़क पर कब्जाधारियों ने कब्जा जमा लिया है, इस कारण याचिकाकर्ता अब अपने प्लाटों तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। माननीय अदालत ने याचिका पर अगली सुनवाई 7 नवंबर 2023 को निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि इस याचिका में पंजाब सरकार को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से, लोकल बॉडीज विभाग को प्रिंसिपल सेक्रेटरी के माध्यम से, जालंधर प्रशासन को डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर को चेयरमैन के माध्यम से, जालंधर नगर निगम को कमिश्नर के माध्यम से और जालंधर पुलिस को पुलिस कमिश्नर के माध्यम से पार्टी बनाया गया है। माननीय अदालत ने इन सभी को नोटिस जारी कर दिए हैं और अगली तिथि तक जवाब देने को कहा है। देश भर में बारिश का मौसम जारी है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत में अगले 3 से 4 दिनों में बहुत से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित प्रभावित क्षेत्रों को पूर्वोत्तर मध्य राज्य में कम दबाव वाले क्षेत्र के कारण संभावित बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कई राज्यों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले यहां 2 दिन तक हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अपेक्षित भारी बारिश के कारण उत्तराखंड, दक्षिण पूर्व हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, दक्षिणी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के कुछ हिस्सों में अचानक बाढ़ आने की आशंका है। आज उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ऊपर हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।